अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आपका नाम क्या है? अरीका। ठीक है अरीका, आजकल आप क्या करती हैं? मैं टीचिंग करती हूँ आजकल। ठीक है। अच्छा चलें अब थोड़ा-सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम मुस्फ़िरा है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जी। ठीक है, हमारा काम होता है कि हम जितने भी नफ्सियाती मसाइल हैं उनको समझें और उनका हल तलाश करने की कोशिश करें। इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताते जाऊँ कि आप और मेरे दरमियान आज जो भी बात हम करेंगे वो हमारे दरमियान ही कॉन्फिडेंशियल रहेगी, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम इसको बिल्कुल भी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे किसी के सामने। आप जितना कंफ़र्टेबल हो सके आप आज शेयर करें, आप पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा, ठीक है? ओके। अ आज के सेशन में हम सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे और फिर ये कब स्टार्ट हुई, टाइम के साथ-साथ कैसे चेंज आया, वो भी देखेंगे, ठीक है? ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी हिस्ट्री क्या है और ये कब से स्टार्ट हुई है और फिर हम देखेंगे कि आपको थेरेपी से क्या-क्या चाहिए, ओके। मतलब आप क्या चाहती हैं कि थेरेपी आपके अंदर क्या चेंज लेके आए? ओके। चलें रीका, अब आप मुझे बताएँ कि आप मेरे पास किस प्रॉब्लम की वजह से आई हैं? मेरी लोअर बैक में बहुत पेन रहती है तकरीबन 4 साल से। ठीक है। 4 साल लंबा वक़्त होता है, किसी भी पेन के साथ रहने का, मैं बिल्कुल समझती हूँ। जी, बिल्कुल, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ इस पेन से। आई कैन अंडरस्टैंड जब दर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए ना, तो इंसान सिर्फ़ फ़िज़िकली नहीं, बल्कि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। बिल्कुल, और लोग भी समझते नहीं हैं कि मैं कितनी डिफ़िकल्टी में मतलब लाइफ़ ये पेन को गुज़ारती हूँ लाइफ़ के साथ। उहुँ। और पेन को मैनेज करने के साथ-साथ दूसरों को ये भी समझाना पड़ता है कि पेन रियल है या सीरियस नहीं है, तो फिर हम थोड़ा-सा ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल, शुरू में घर वाले भी सीरियस नहीं लेते थे ना इस वजह से। उस वक़्त आपको कैसा फ़ील होता था अरीका? बिल्कुल, बहुत बुरा लगता था। मैं बार-बार कहती थी कि मुझे कमर में पेन है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता था। वो समझते थे कि ऐसे ही कोई आम सी पेन होगी। ठीक है। अच्छा और आप अपनी बॉडी में पेन फ़ील कर रही थी लेकिन आपको लगता था कि कोई भी आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। हुँ, बिल्कुल। सही है। अ, बस इसीलिए मुझे लगता था कि मैं ही शायद ज़्यादा फ़ील करने लगी हूँ और मैं इस चीज़ की कंप्लेन कर रही हूँ घरवालों से। ठीक है। बिल्कुल जब आस-पास के लोग भी हमारे एक्सपीरियंस को नहीं समझ पा रहे होते ना, तो इंसान को अपने आप पे उस टाइम खुद से ही डाउट होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं ही सिर्फ़ ये एक्सपीरियंस हुँ, कर रही हूँ और कोई भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे आपकी पेन भी रियल थी लेकिन शायद किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया तो ये आपको ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा था। बिल्कुल, ऐसा ही हुआ है। ठीक है। अब मैं थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ अरीका, आपको पहली दफ़ा पेन कब नोटिस हुई थी? आई थिंक बैचलर्स के दौरान तकरीबन 4 से 5 साल पहले। उहुँ। और शुरू में पेन किस तरह की थी आपको? शुरू में सीवियर नहीं थी, लेकिन बैठने से थक जाती थी, तो उस वजह से मुझे फिर दर्द महसूस होता था। उहुँ। अच्छा आपको रोज़ होती थी या कभी-कभी होती थी? ऑफ़ कोर्स डेली होती थी, जब भी मैं टेक के बगैर बैठती थी, हुँ, तो स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा। ये आपको पेन कब स्टार्ट हुई थी? यूनिवर्सिटी में किसी वक़्त ज़्यादा महसूस होती थी, क्योंकि वहाँ पे लैब्स होती थी हमारी 3 आवर्स की, तो उहुँ, उसमें हमें स्टूल पे बैठना होता था। तो उसमें आपको पता है टेक वग़ैरह होती नहीं थी, जिसकी वजह से फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये मैं टेक के बगैर बैठ रही हूँ, तो मुझे क्यों इतना मतलब थका हुआ महसूस हो रहा है और साथ दर्द भी। तब उहुँ। मैंने फिर नोटिस करना शुरू किया। ठीक है, यानी आपने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के दौरान में अपनी पेन को नोटिस करना स्टार्ट किया था। जी। उससे पहले भी क्या आपको पेन फ़ील होती थी या सिर्फ़ आपने यूनिवर्सिटी के दौरान ही फ़ील किया था? नहीं, उससे पहले मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अच्छा जब आपको बहुत पेन होती थी और उस वक़्त फिर आप उसको मैनेज करने के लिए क्या करती थी? यही कि मैं टेक लगा लेती थी या अपनी पोज़ीशन को चेंज कर लेती थी, या मैं कभी परमिशन लेके चेयर पे भी बैठ जाया करती थी, और और घर आके मैं फिर बस लेटी रहती थी। ठीक है। और ये सब कुछ जब करने के बाद आपको कितनी देर के लिए रिलीफ़ मिलता था?
बेहतर फ़ील होता था कुछ टाइम के लिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि कोई फ़ॉल, इंजरी या एक्सीडेंट हुआ था पेन स्टार्ट होने से पहले या रैंडमली नो, था? नथिंग। हुँ। क्या आपने डॉक्टर के पास जाने की कभी आपके घर में उस टाइम पे कभी डॉक्टर के पास जाने की बात हुई थी? बिल्कुल होती थी। मैं कहती थी कि जब मैंने चेंजिंग नोट नोट करना शुरू की थी तब मैंने घर में बात की थी, तो लेकिन सबको लगता था कि ज़्यादा बैठने की वज़ह से मैं थक जाती हूँ, कमज़ोर हूँ इसलिए। ठीक है। और क्या आपको भी यही उम्मीद थी कि यूनिवर्सिटी के बाद आपकी पेन ठीक हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा टाइम बैठी रहती हैं, तो इस वज़ह से आपकी पेन है? नहीं, मैं ये नहीं सोचती थी। हुँ, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे बताएँ कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ऑफ़ कोर्स यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया, तो हुँ, फिर मैं घर पे ही होती थी। फिर ठीक भी है। ये बैक पेन रहता था। सो ठीक है। उस वक़्त आपको क्या लगता था? उस वक़्त मैंने सोचा अब तो मैं घर में ही हूँ, तो अब हुँ, तो ये पेन मतलब थकावट वग़ैरह नहीं होनी चाहिए। हुँ, सो अब ये क्यों हो रहा है? ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे बताएँ कि आपने अपने घरवालों को इन्फॉर्म किया था कि आपको पेन रहती है? जी, किया था। ठीक है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था इस बारे में? उनका यही रिस्पॉन्स था कि चलें एक बार फिर डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं, आपने थोड़ी देर पहले ये मेंशन किया था कि आपने घरवालों को बताया था यूनिवर्सिटी के दौरान ही कि आपको पेन होती है, तो लेकिन फिर जब मैंने बार-बार कहा था तो फिर ज़ाहिर है करवाना ही था ना उन्होंने। ठीक है। यानी आपको फिर उस पॉइंट पे जाके क्लियर हुआ कि सिर्फ़ ये यूनिवर्सिटी में बैठने की वज़ह से आपको पेन नहीं होती, बल्कि पेन तो अब आपको अब भी है। हुँ। लेकिन आपको उस टाइम पे ऐसा लगता था कि आप काफ़ी देर लैब्स में टेक के बगैर बैठती हैं ना, शायद इस वज़ह से आपको पेन हुँ। होती है। सही। सही है, तो आपने कहा कि मैं घरवालों को कहती थी कि अब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब मेरी पेन जो है वो यूनिवर्सिटी के बाद से भी है। तो आप मुझे बताएँ तब तक पेन और किस तरह से आपको इफ़ेक्ट कर रही थी? एक तरह से इफ़ेक्ट करती थी कि मैं टेक के बगैर जब भी कोई काम करती थी मतलब ऑफ़ कोर्स खड़े होकर काम या बैठ के कोई काम नहीं हो सकता मेरे से। हुँ। सो मैं अगर सफाई वगैरह कर रही होती थी तो फिर मेरी बैक थक जाती थी। तो ठीक, इस वज़ह से दर्द स्टार्ट हो जाता था थकावट सही से। है। अब जब आपने डॉक्टर को चेक करवाना था, तो डॉक्टर के पास जाते वक़्त आपको थोड़ा रिलीफ़ मिला था या आपको फ़ियर था कि क्या डायग्नोज़ हो सकता है मुझे? अ, दोनों ही था। अच्छा भी लग रहा था कि मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ, हुँ। तो जो भी मसला होगा वो सॉल्व हो जाए मतलब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे डर भी था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इसके बारे में। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर ने किस तरह से आपकी असेसमेंट की थी जब आप डॉक्टर के पास गई? उन्होंने पहले यही कहा था कि आप एक्स-रे करवाएँ। ठीक है। और रिपोर्ट के बाद उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने कहा कि आपको स्कोलियोसिस है जो कि एक कमर की एबनॉर्मेलिटी है। तब हुँ, स्पाइन में एक कर्व आ जाता है ठीक है। इसमें ना, तो मेरा अपर थोरैसिक रीजन में था, सही है। बल्कि है। ठीक है, अभी भी है, मैं बिल्कुल समझती हूँ। जब आपने पहली दफ़ा स्कोलियोसिस का नाम सुना तो आपको क्या समझ आया था उस बारे में? पहले कुछ नहीं, फिर डॉक्टर ने बताया कि स्पाइन में कर्व है। ठीक है। तो उस वक़्त आपको इमोशनली कैसा फ़ील हुआ? उस टाइम बस मैं डर गई थी क्योंकि डॉक्टर ने सर्जरी का भी बोला था फ़ौरन हुँ, कि इसका कोई और हल नहीं है, इसलिए मुझे डर लगा था। मेरे साथ मदर थी, वो भी बहुत परेशान हो गई थी ठीक है। और मेरे मामू थे, वो भी। सही, सो ठीक है। वक़्ती तौर पे मैं काफ़ी हो गई थी। बिल्कुल, ये आपके लिए नेचुरली उस टाइम सुनना काफ़ी तकलीफ़देह हो सकता है क्योंकि ये एक मेजर क्या कह सकते हैं कि मेजर टाइप की इलनेस है जो जिसका हाल ही सिर्फ़ ऑपरेशन से डॉक्टर्स ने कहा था मुमकिन है। तो उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम खौफ़ज़दा हो जाएँ। ठीक है, एरिका, क्या आपको डायग्नोसिस लेट होने का दुःख था? बिल्कुल, मुझे भी लगा था कि अगर मैं पहले चेक करवा लेती तो शायद मेरा कर्व इतना सिवियर ना होता, ठीक है, ये बिल्कुल 50 डिग्रीज़। ठीक है। ये फ़ीलिंग बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। आप पेन बता रही थी और बाद में मेडिकल रीज़न भी सामने आ गया। जी। लेकिन फिर मुझे गिल्ट भी होता था कि घरवालों ने जानबूझकर नहीं किया, करवाना हुँ, चाहिए था जब मैं कह रही थी तो। ठीक है, यानी कि एक ही वक़्त में आपको गिल्ट भी था और फैमिली की
आपके बारे में इंटेंशंस को ना समझना, तो ये सारी मिक्स्ड फीलिंग थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है। अच्छा रिका, डायग्नोसिस के बाद आपने एक ही डॉक्टर को दिखाया था या डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्टेशन भी की थी? डिफरेंट डॉक्टर्स को मैंने चेक करवाया था। ठीक है। देन आपको क्या बताया गया डिफरेंट डॉक्टर्स की तरफ से? तो सब ने यही कहा था कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन सर्जरी ही है, तो इसके अलावा कोई और मेडिसिन वाला काम नहीं है। ठीक है, तो सर्जरी के बारे में सुनकर आपको कैसा फील हुआ? बहुत डर लगा था। आपको पता है कि स्पाइन एक मेजर पार्ट है हमारी बॉडी का, बिल्कुल। सो उसका ऑपरेट भी ज़रा स्कैरी ही लग रहा था। ठीक है। तो आपके माइंड में ऑपरेशन के बारे में क्या थॉट्स आ रहे थे कि यही कि सक्सेसफुल हो सका या ना हो सका, मैं दोबारा से चल सकूंगी या नहीं, सो ये सब कुछ था। ठीक है, ये फिर बहुत इंटेंस हो सकता है रिका, और बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ आपकी सिचुएशन को। क्या आपको मेरी बातें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हैं अगेन से पूछना आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, क्या डॉक्टर ने रिस्क, बेनिफिट्स और अल्टरनेटिव डिटेल्स आपको समझाए थे कि अगर ऑपरेट नहीं होता तो फिर? बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अगर आपने सर्जरी की तरफ नहीं जाना तो फिर आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, तो जितनी आप कर सकें ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए तो वो आप करें। ठीक है। और स्पाइन के कर्व के बारे में उन्होंने आपको क्या कहा था? मतलब कि मतलब इसकी मज़ीद ही ख़राब हो सकता है है? कि आपकी ग्रोइंग एज जो है वो अब गुजर चुकी है, तो अब आपकी जो बोन्स है उसकी ग्रोथ तो होनी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका कर्व जहाँ पे है उसने वहीं पे रहना है। सो अगर आप सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहती तो फिर आप एक्सरसाइज करके इसको यहीं पे मेंटेन रखें। ठीक है। और उन्होंने ये कहा था कि आपको पेन रह सकती है? हाँ, बिल्कुल कहा था। ठीक है। और ये पेन मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलेगी अगर आप ऑपरेट नहीं करवाती? तो देन आपने उस टाइम पे क्या सोचा, क्या फील हुआ आपको? यही कि मुझे पूरी ज़िंदगी इसी पेन के साथ गुजारनी होगी अगर मैं सर्जरी की तरफ नहीं जाती। ठीक है, यानी वो सिर्फ एक जुमला नहीं था, उस जुमले ने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया होगा। ठीक है। अच्छा, जब डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको इसी तरह पेन मैनेज करनी होगी, और क्या उस टाइम पे आपको अपनी लाइफ के बारे में किस तरह का लग रहा था सोच के कि फिर आपकी लाइफ कैसे हो सकती है? मैंने तब यही सोचा था कि अगर ऐसे ही मैंने सरवाइव करना है तो ज़िंदगी ऑफ कोर्स टफ होगी, क्योंकि आसान नहीं होता कि आप जब थके हुए हो तो फिर आप कोई काम करें, आपका काम में भी ध्यान नहीं रहता और हर टाइम आपको एक थकावट सी और दर्द भी रहता है। सो एक मुश्किल फेज़ है ये लाइफ का। ठीक है। ठीक है रिका, आज हम इस थॉट को बिल्कुल चैलेंज नहीं करेंगे जो आपने कहा है कि मेरी ज़िंदगी अब कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, जब आपको लगा कि पेन के बारे में डॉक्टर ने बताया। फ़िलहाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि डायग्नोसिस ने आप पर इमोशनली क्या इफ़ेक्ट डाला। ठीक है। अब मैं आपकी करंट पेन को थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहती हूँ कि पेन एग्जैक्ट आपको कहाँ होती है? अपर बैक में होती है, राइट साइड पे मुझे ज़्यादा होती है। ठीक है। और आपको पेन किस तरह की फ़ील होती है, यानी कि हैवी, डल, शार्प, कैसे की? इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। ये मतलब जैसे बाकी पेन्स होती है उस तरह की नहीं होती, मतलब बहुत डिफरेंट सी होती है। अब जो मैं अगर मुझे बहुत हो भी रही हो तो मैं टेक ले लूँ या मैं मतलब रेस्ट करूँ ना तो उससे भी ठीक हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई मैं टैबलेट वगैरह लूँ। ठीक है। तो क्या आपको ये थ्रू आउट द डे होती है हर वक्त, यानी कि आपको? हाँ, जब मैं कोई काम कर लूँ ज़्यादा तो फिर मुझे कुछ घंटे तो रहती है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एवरेज डे में 0 से 10 तक आप रेट करें, जहाँ पे 0 का मतलब होगा कि बिल्कुल भी नहीं, और 5 का मतलब होगा कि आपको मॉडरेट लेवल की, और 10 का मतलब होगा कि काफ़ी ज़्यादा, तो आप क्या रेट करेंगी 0 से 10 तक? 5 या 6, या मैं काम कर लूँ तो 8 भी हो सकता है। यानी कि आपकी मॉडरेट से हाई तक जाती है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा डे हो जब काफ़ी ज़्यादा काम करना हो आपने, तो उस टाइम पे? उस टाइम पे शायद 10 भी चली जाती है। ठीक है, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा होती है किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ठीक है। अभी आप मुझे बताएं कि अभी इस वक्त आपकी कितनी है 0 से 10 में से? शायद 3। ठीक है।
अच्छा मुझे बताएं कि क्या कभी आपने नोटिस किया है कि किस चीज़ की वजह से आपकी पेन बढ़ती है और किस चीज़ से? हाँ, अगर मैं ज़्यादा देर बैठी रहूँ ना, तो मतलब झुक के कोई काम करना, लाइक कॉपीज़ अगर मैं स्कूल में चेक करती हूँ, तो उससे मेरी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, या फिर शावर लेने के बाद भी मुझे पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और ट्रैवल में मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो उनकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं होती, तो उनसे भी फिर थकावट होती है और फिर पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो फिर आपको किस चीज़ से रिलीफ मिलता है? टेक लगाने से ही, ठीक है। यानी कि टेक लगाने से आपने बताया, और या लेटने से। ठीक है। अच्छा कभी आपने कहा कि जब आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डे हो अगर आपके लिए, तो आपको 10 तक भी पेन चली जाती है, तो उस टाइम पे आप किस तरह से उसको मैनेज करती हैं? उसको मैं एक्सरसाइज के थ्रू मैनेज करती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, मैं मेडिसिन नहीं लेती। ठीक है। और फिज़ियोथेरेपी या एक्सरसाइज़ रिकमेंड की गई थी आपको डॉक्टर की तरफ से? जी, डॉक्टर ने कहा था लेकिन मैं करवा नहीं सकी। ठीक है। अच्छा क्या डिफ़िकल्टी आई आपको कि आपने एक्सरसाइज़ या फिज़ियोथेरेपी की तरफ नहीं गई? यही कि रोज़मर्रा की रूटीन इतनी टफ़ है कि इसमें से टाइम निकालना मुश्किल होता है। सो कभी पेन होती थी, कभी नहीं, तो कभी डर भी लगता, कभी पेन होती थी, कभी डर लगता था कि एक्सरसाइज से कफ और ना बढ़ जाए। ठीक है। यानी आपको एक्टिविटी के बेनिफिट्स और पॉसिबल डैमेज का फ़ियर था, और ये दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी, इस वजह से आपने फिज़ियोथेरेपी जी। एक्सरसाइज नहीं ली। क्या डॉक्टर ने किसी स्पेसिफिक मूवमेंट, ट्रैवल या एक्टिविटी को क्लियरली आपको मना किया है? नहीं, मुझे कोई स्पेसिफिक लिस्ट तो नहीं दी गई। ठीक है। हम साइकोलॉजिकल थेरेपी में ना अपनी तरफ से कोई भी फिज़िकल रिस्ट्रिक्शंस डिसाइड नहीं करेंगे कि आपने ये नहीं करना या ये नहीं करना, ठीक है? हम सिर्फ एक सेफ़ एक्सरसाइज़ यानी कि ट्रैवल और मूवमेंट की लिमिट्स डॉक्टर या फिज़ियोथेरेपिस्ट से कंफर्म करेंगे। देन फिर हमारा प्लान ये होगा कि हम आपके पेन की इमोशनल और डेली लाइफ इम्पैक्ट को कैसे मैनेज करेंगे, उस पे काम करेंगे, क्योंकि ये आपका एक मेडिकल डायग्नोसिस है कि आपको स्कोलियोसिस है। और हमारा एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये काम नहीं है कि हम आपके पेन को मैनेज करें, या हम ये कहें कि आपकी पेन हम ख़त्म कर देंगे, बल्कि हम सिर्फ आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो डेली लाइफ पेन की वजह से इम्पैक्ट हो रही है ना, वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है। अच्छा हम अब थोड़ी सी ब्रीफ सी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या पॉसिबल ऐसी चीज़ है जो वाकई में है। ये एक स्क्रीनिंग टूल है जिससे हम ये देखेंगे कि इसके साथ साथ आपको और कौन-कौन सी सिम्पटम्स फेस करना पड़ती हैं कमर दर्द के साथ। अब मुझे बताएं कि क्या पेन लेग्स में भी जाती है आपकी? नहीं। और इसके साथ आपको कोई नंबनेस, टिंगलिंग या कोई वीकनेस? नो। ठीक है। और चलते-चलते आपको कोई सडन चेंज महसूस हो वॉकिंग में? नहीं। ठीक है। ब्लैडर या बाउल कंट्रोल की कोई नई प्रॉब्लम हुई हो आपको? नहीं। ठीक है। अच्छा फ्यूचर में कोई नया या अनयूजुअल फिज़िकल सिम्पटम्स हो तो आपके लिए मेडिकल कंसल्टेशन एक पहला स्टेप होगा? जी। ठीक है। अच्छा रिका, अब मैं समझना चाहती हूँ कि पेन आपकी करंट लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है? आप मुझे बताएँ कि आपका स्कूल का रूटीन कैसा है? आपने कहा कि आप टीचिंग करती हैं, तो ओवरऑल आपका रूटीन कैसा है? मॉर्निंग से आफ्टरनून तक होता है। हुँ। कभी खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है कॉपी चेकिंग के लिए। हुँ, सो हुँ। ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है आपके लिए? बहुत खड़े रहना भी और बैठना भी, हुँ, ज़्यादा हुँ। देर तक जो भी हो इनमें से। और ठीक। चेयर कंफर्टेबल ना हो तो बैठना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा उस टाइम स्कूल में पेन बढ़ने पर आप क्या करती हैं कि आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिले? यही कि मैं फिर टेक लगाकर, मतलब सपोर्ट लेकर मैं बैठ जाती हूँ किसी ठीक है। कंफर्टेबल जगह पे। अच्छा क्या स्कूल की मैनेजमेंट को आपकी कंडीशन का पता है? नॉट इन डिटेल। ठीक है। अच्छा आपने कहा कि आपकी सिचुएशन का स्कूल वालों को नहीं पता, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको हेज़िटेट करती हैं अपनी कंडीशन के बारे में बताने में? यही कि मुझे डर होता है कि वो समझेंगे मैं काम से बच रही हूँ और कोई मतलब इमोशनली सपोर्ट लेना चाह रही हूँ।
ठीक है, यानी कि पेन के साथ आप पे ये भी प्रेशर होता है कि कहीं लोग आपको वीक या लेज़ी ना समझें और वो ये ना कहें कि ये सिर्फ़ काम से बचने के लिए सिर्फ़ बहाना कर रही है। ठीक है। जी, इसीलिए बस मैं पेन के साथ भी काम करती रहती हूँ। ठीक है। फिर घर आकर आपकी क्या रूटीन होती है? घर आके मैं बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो जाती हूँ और फिर मैं कुछ नहीं करती। ठीक है। अच्छा, क्या ये जो पैटर्न है, ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता है कि सिर्फ़ कभी-कभी? ऑलमोस्ट डेली। और अगर किसी दिन पेन थोड़ा-सा कम हो, तो आप क्या करती हैं? उस दिन फिर मैं पेंडिंग काम ज़्यादा कर लेती हूँ। देन नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे पेन ज़्यादा होती है और मैं ज़्यादातर फिर लेटी रहती हूँ। ठीक है, यानी एक्टिविटी कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम हो जाती है आपकी। जी, बैलेंस नहीं बन पाता ना। ठीक है। अच्छा अरीका, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे पास एक क्लियर प्लान ना हो, तो हमारी जो क्रोनिक पेन है ना, वो लोगों को नेचुरली पेन के हिसाब से एक्टिविटी को बहुत कभी बढ़ा देती है और बहुत कम कर देती है। हम इस पैटर्न को ना आगे जाके समझेंगे कि आपके साथ क्या है। फ़िलहाल जो मुझे समझ आ रहा है आपका पैटर्न, जो आपने मुझे पेन बताई है, ये आपको मोर देन 3 मंथ से है, यानी कि 4 साल 4-5 साल से है। लेकिन आपका डायग्नोसिस कुछ देर पहले हुआ है, तो हम इसको अपने साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं क्रोनिक पेन, यानी एक लंबे अरसे तक रहने वाला पेन जो आपकी डेली लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और उसके साथ साथ आपको फिज़िकली, इमोशनली और ये सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है साथ में। ठीक है। जी। अच्छा, अब हम आपकी ट्रैवल और सोशल लाइफ के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। आपने बताया था कि आप आपने ट्रैवल को छोड़ने का भी मेंशन किया था। अब मुझे उस बारे में बताएँ? जी, पहले मुझे ट्रैवल करना पसंद था, अब मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं पे भी जाना क्योंकि मैं थक जाती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता ठीक है, तो उस टाइम पे आपको एग्ज़ैक्ट डर क्या होता है? कि इतनी देर बैठने से कर्व बढ़ ना जाए या स्पाइन और डैमेज ना हो जाए। ठीक है, क्या किसी डॉक्टर ने आपको स्पेसिफ़िकली कहा है कि ट्रैवल से आपका कर्व बढ़ सकता है? नहीं, लेकिन मुझे खुद डर लगता है। ठीक है। आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कितनी कोशिश करती हैं? अम, मतलब जिस तरह से भी मैं मतलब कर सकूँ, मैं मेरी तो कोशिश यही होती है कि इसको कोई डैमेज ना पहुँचे। ठीक है। अच्छा, आपने इस प्रोटेक्शन के लिए कि आपने कहा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, उसकी वजह से आपने ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले पसंद थी और अब आपने स्किप कर दी हैं? लॉन्ग ट्रैवल, रिलेटिव्स के घर जाना और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स ठीक वगैरह। है। उन एक्टिविटीज़ को छोड़ना आपको कैसा फ़ील होता है अब इमोशनली? अच्छा नहीं फ़ील होता, लेकिन फिर कभी सब चले जाते हैं तो मैं घर में रह जाती हूँ, मैं साथ भी चली जाती हूँ। ठीक है। तो जब आपने कहा कि घर वाले अक्सर चले जाते हैं और आप सिर्फ़ इस वज़ह से जा नहीं सकती कि आपकी पेन ना बढ़ जाए, तो आपको कैसा फ़ील होता है फिर? सैडनेस होती है फिर लगता है कि लाइफ रुक सी गई है। बिल्कुल अरीका, पेन से बचने का डिसीज़न मुझे समझ आता है, लेकिन उसकी आपको ना काफ़ी हैवी प्राइस भी, क्या कहते हैं, कॉस्ट भी भरनी पड़ती है कि आपको वो फ्रीडम और सोशल लाइफ़ में वो चीज़ें नहीं रही जो आपको काफ़ी ज़्यादा पहले पसंद थी, अब वो आप नहीं कर पा रही। जी। ठीक है, आप मुझे बताएँ आपकी नींद कैसी है? कभी पेन की वजह से पोज़ीशन चेंज करती रहती हूँ। और सुबह उठने पे आपकी बॉडी कैसे आपको कैसा? स्टिफ और टायर्ड। ठीक है। और कहीं जाने से पहले आपको कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है इस चीज़ को लेके? मैं पहले सोचती हूँ कितनी देर बैठना होगा, चेयर कैसी होगी और वापस कैसे आऊँगी। यानी पेन सिर्फ एक्टिविटी को नहीं, हर डिसीजन और प्लानिंग को भी इफ़ेक्ट कर रही है। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा ये समझना चाहती हूँ कि पेन के वक़्त आपके दिमाग में क्या चलता है, ठीक है? जब पेन बढ़ती है तो पहला थॉट आपको क्या आता है? यही कि अब ये और बढ़ती जाएगी, और? कि मैं फ्यूचर में जॉब नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, और ट्रैवल का प्लान हो तो? तो यही कि कर्व बढ़ जाएगा और मैं पेन हैंडल नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, और स्कूल में अगर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो? यही कि मैं फिर सोचती हूँ कि मुझे अब ये टीचिंग भी स्टॉप कर देनी चाहिए, मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं होगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में मुझे बताएं कि इसने आपको कितना इम्पैक्ट किया, तो मेरी नॉर्मल लाइफ ख़त्म हो गई है। उस वक़्त इन थॉट्स पर आपको कितना यकीन होता है 0 से 100 तक? 80 या 90%। फिर आपको क्या फ़ील होता है?
फियर, सैडनेस या हेल्पलेसनेस। और रिस्पॉन्स में फिर आप क्या करती हैं? तो मैं एक्टिविटी को रोक देती हूँ या मैं कोई प्लान अगर हुआ हो तो उसको कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है रिका, आज हम इन थॉट्स को चैलेंज नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि पेन के साथ साथ आपका माइंड क्या मीनिंग बनाता है आपके बारे में और फिर आपका क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। अच्छा, आजकल मूड अक्सर आपका कैसा रहता है? ज़्यादा अच्छा नहीं रहता लेकिन कभी रोना आ जाता है। ठीक है, किस बात पर आपको ज़्यादा इमोशनल होना पड़ता है? जब दूसरों को ट्रैवल करते हुए या लाइफ एंजॉय करते हुए देखती हूँ। ठीक है, यानी कि आपको उस टाइम पे अपना लॉस जैसा फील होता है कि जैसे फ्रीडम और नॉर्मल रूटीन का एक हिस्सा जो है ना आपसे वो छीन लिया गया हो। क्या पहले आपने पसंद की एक्टिविटीज़ जो ऐसी थी जिनमें आपका इंटरेस्ट था वो कम हुआ है? जी, पहले फ्रेंड से मिलना और शॉपिंग करना पसंद था मुझे, लेकिन अब दिल नहीं करता मेरा पेन की वजह से ना। ठीक है, क्या आपने अपने आप को इस वजह से कभी ब्लेम किया है? नहीं, लेकिन बस कभी लगता है मैं बहुत लेज़ी होती जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ कि आप 4 साल से पेन मैनेज कर रही हैं और फिर उसके साथ-साथ आपने बैचलर्स भी कंप्लीट किया और टीचिंग भी कंटिन्यू कर रही हैं। जी। तो क्या ये लेज़ीनेस का एविडेंस नहीं हो सकता है? क्या ये नहीं दिखाता कि आप पेन के बावजूद भी कोशिश कर रही हैं? लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ठीक है, आपकी कैपेसिटी पेन की वजह से चेंज हो रही है या वैसे, यानी कि कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब है कि आप थोड़ा-सा इस वजह से वीक फ़ील कर रही हैं? ये सुनकर थोड़ा रिलीफ़ हुआ है। चलिए, अब मैं आपकी इमोशनल सेफ्टी के बारे में कुछ रूटीन क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जब मूड आपका बहुत ज़्यादा लो हो तो क्या कभी आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ भी बेटर नहीं होगा? कभी लगता है कि मेरी लाइफ़ इस तरह ही रहेगी। क्या कभी आपने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है इस वजह से? नहीं। ठीक है, ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में कोई थॉट, प्लान या आपको इंटेंशन आया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट होती हैं तो आप फिर किससे ज़्यादातर बात करती हैं? मामा या अपनी कोई क्लोज़ फ्रेंड से। अच्छा अच्छा रिका, अगर हम आपकी थोड़ा-सा स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर लें कि ऐसी चीज़ें जो आपको लगता हो कि आपकी क्वालिटीज़ हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और जॉब कंटिन्यू की। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये आपकी स्ट्रेंथ है? जी, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, लेकिन मुश्किल के बावजूद भी आपने कंटिन्यू किया तो ये आपकी स्ट्रेंथ को ही दिखाता है ना? शायद। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएँ, आप अपनी और कौन-सी क्वालिटीज़ को स्ट्रेंथ समझती हैं? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और स्टूडेंट के साथ मैं बहुत सिंसियर हूँ। ठीक है, और ट्रीटमेंट के लिए कोई भी हेल्प वगैरह लेना चाहती हैं आपने? मैं चाहती हूँ कि कोई तरीका मिले जिससे लाइफ मैनेज हो सके। ठीक है, ये मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और यही आपकी स्ट्रेंथ है। चलिए, अब हम थोड़ा-सा डिस्ट्रेस रेटिंग्स ले लेते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती हैं तो उस टाइम पे आप किस तरह, स्ट्रेस आपके पास कितना होता है? 0 से 10 तक रेट करें कि पेन की वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस कितना होता है आपको? 7 या फिर 8। डेली फंक्शनिंग पर इफ़ेक्ट? 8। सोशल लाइफ पर? 8। और टीचिंग पार्ट की वजह से डिस्ट्रेस? 6 या 7। और मूड पर इसका कितना इम्पैक्ट होता है? 7। ठीक है, हम फ्यूचर सेशंस में ना इन रेटिंग्स को दोबारा देखेंगे और सिर्फ हम प्रोग्रेस में पेन नंबर्स नहीं देखेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि आपकी फंक्शनिंग, मूड और कॉन्फिडेंस किस तरह से इससे इम्पैक्ट होती है। चलें, अगर आप मुझे बताएं थेरेपी आपके लिए हेल्पफुल रही तो आप अपनी लाइफ में क्या डिफरेंस देखना चाहती हैं? यही कि मैं पेन की वजह से हर चीज़ अवॉइड ना करूँ। और सबसे मीनिंगफुल एक्टिविटी कौन सी होगी? फ्रेंड्स के साथ शॉर्ट आउटिंग। ठीक है, और टीचिंग के हवाले से? स्कूल के बाद बिल्कुल एग्जॉस्टेड ना हूँ और एक्टिविटी और रेस्ट का बैलेंस हो कोई। और ट्रैवल के बारे में? शॉर्ट ट्रैवल कॉन्फिडेंटली करना चाहती हूँ। ठीक है, और थॉट्स के बारे में? मैं ये ना सोचूं कि मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई है इस और वजह से। मूड? मूड बेटर हो और मैं दोबारा एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकूं। ठीक है अरिका, तो यहाँ पे आपके जो गोल्स हैं हम उनको क्लियर करते हैं। आपने कहा है कि मैं चाहती हूँ मेरी पेन और डेली रूटीन का पैटर्न समझ आ जाए, मुझे एक्टिविटी और रेस्ट दोनों में मेरे लिए बैलेंस करना आसान हो जाए, और जो मुझे ये थोड़ा सा डैमेज का फ़ियर
होता है ना, वो उसको मैं फैक्ट्स के साथ एग्जामिन करना सीखूं। उसके साथ आप जो एक्सेसिव अवॉइडेंस करती हैं ना, वो आप कम कर सकें और आपके लिए टीचिंग को मैनेजेबल बनाना इजी हो जाए। उसके जी। साथ साथ आपने कहा कि आपका मूड और सोशल लाइफ भी आप चाहती हैं कि वो इम्प्रूव हो और आप सेफली ट्रैवल को भी ग्रेजुअली रिज्यूम करें। देन जो भी आपको पेन से रिलेटेड थॉट्स आती हैं, आप उनको एज अ कॉपिंग मैनेजमेंट सीख सकें। ठीक है, यही जी, गोल्स हैं आपके? बिल्कुल। ठीक है। रिका, एंड में ना मैं आपकी क्रोनिक पेन के बारे में एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे, क्या मैं करूँ? जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी जो स्कोलियोसिस है वो एक मेडिकली डायग्नोस्ड है और आपकी पेन भी बिल्कुल रियल है। मैं ये नहीं कह रही कि वो फेक है या सिर्फ आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि आपकी पेन बहुत ज़्यादा है। ये एक आपको वाकई में रियल पेन है। साइकोलॉजिकल थेरेपी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि हम आपको कहें कि आपकी पेन इमेजिनरी है या सिर्फ आपकी सोच की वजह से पैदा हुई है। मुझे इसी बात का डर था। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, स्पेशली क्योंकि पहले भी आपकी पेन को कुछ ऐसा सीरियस नहीं लिया गया, तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती थी कि शायद मैं भी आपको ऐसा ही कुछ कहूँगी। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना एक हमारे बॉडी और ब्रेन में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं द ब्रेन इन पेन। ठीक है, इसको मैं अगर इजी अल्फाज में समझाऊँ तो द ब्रेन इन पेन का मतलब होता है कि पेन का जो सिग्नल है ना, वो बॉडी से ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है। उसके साथ ही जो आपका स्ट्रेस है, आपकी नींद है, बॉडी टेंशन है, अटेंशन है, थॉट्स हैं और जो इमोशंस है ना, उनको भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और फिर पेन की वजह से जो वो आपका पेनफुल एक्सपीरियंस है ना, वो और ज़्यादा आपका क्या कहते हैं, ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो आपकी लाइफ है ना, वो आपको डिफ़िकल्ट फील होती है। तो इसका मतलब ये है कि पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन आपको इमोशनली, फिज़िकली और बिहेवियरली इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? क्या इसका मतलब स्ट्रेस पेन क्रिएट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस स्कोलियोसिस नहीं क्रिएट करता आपका, बल्कि ये एक फ़िज़िकल कंडीशन है जो एक अपनी जगह पर है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि पेन के साथ आपको ये थॉट आए कि मेरी स्पाइन और डैमेज हो रही है, तो फिर आपका बढ़ सकता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब पेन के सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं ना, तो ब्रेन आपके लिए एक थॉट क्रिएट करता है कि मेरी स्पाइन और डैमेज हो रही है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि आपको स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी और आपका डर जो होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जी, और ना जब आपको ये फ़ियर या एंग्ज़ायटी आती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी और थोड़ा-सा क्या कहते हैं, मसल्स टाइट हो सकते हैं। आपकी जो डेली एक्टिविटी है वो भी इम्पैक्ट होती है, आपका मूड भी लो होता है। इस तरह से ओरिजिनल पेन के साथ-साथ आपको एडिशनल टेंशन्स और डिस्ट्रेस भी साथ-साथ क्या कहते हैं, कनेक्ट हो जाता है। यानी कि पेन रियल है लेकिन मेरा रिस्पॉन्स जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है कि मैं उसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। बिल्कुल अरीका, थेरेपी में हम स्पाइन का कर्व बिल्कुल ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि हम पेन के साथ डेवलप होने वाला स्ट्रेस, फ़ियर, नेगेटिव थॉट्स, बॉडी टेंशन और लाइफ रिस्ट्रिक्शन को मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है। और हमारा गोल ये प्रॉमिस करना बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी पेन ज़ीरो हो जाएगी, बल्कि हमारा गोल ये होगा कि हम आपकी लाइफ को आपकी पूरी लाइफ को पेन से कंट्रोल ना करें, इसके बावजूद भी आप एक ज़्यादा हेल्दी, बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ मैनेज कर सकें। ये रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, अब अगले सेशन में हम आपके अपने एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे कि आपके पेन, स्ट्रेस, थॉट्स, बॉडी टेंशन और एक्टिविटी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अगले सेशन तक मैं आपको एक सिंपल सा होमवर्क दे रही हूँ, जिसमें आपने ये नोट करना होगा कि आपने दिन में सिर्फ 1 या 2 सिचुएशंस नोट डाउन करनी है। एक्टिविटी क्या थी, पेन 0 से 10 तक कितनी थी, उस वक़्त क्या थॉट आया, फिर क्या फीलिंग हुई, आपने क्या किया, बाद में क्या रिज़ल्ट हुआ। ठीक है? हर दफ़ा पेन हो तो नहीं लिखना? नहीं, बिल्कुल नहीं, हर दफ़ा आपने नहीं लिखना, सिर्फ 1 या 2 एग्ज़ाम्पल्स इनफ हैं। है। ठीक है? इस वक़्त आपको पेन चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपने पैटर्न नोटिस करना है। ठीक? ओके। अब मैं आपसे 3 छोटे-छोटे गोल्स भी लिखवाना चाहती हूँ। आपने जो बताया है कि नंबर 1 टीचिंग या डेली रूटीन से रिलेटेड गोल आपने कोई एक मेंशन करना है अपनी डायरी में। ठीक है। सोशल लाइफ या आउटिंग से रिलेटेड आपने गोल लिखना है कि आप क्या चाहती हैं और अपनी इमोशनल वेल बीइंग से रिलेटेड। ठीक है? ठीक है।
अच्छा, अब मैं आज के डिस्कशन का थोड़ा सा शॉर्ट समरी दूं तो वो ये होगा कि आपको बैचलर्स के दौरान लोअर अपर बैक पेन स्टार्ट हुई। शुरू में पेन को सिटिंग के साथ रिलेट किया गया, फिर जैसे डिग्री कंप्लीट हुई तो आपको लगा कि मेरी पेन तो अभी भी कंटिन्यू है। देन एक्सरे के बाद आपको स्कोलियोसिस डायग्नोस हुआ, और डायग्नोसिस का यही था कि आपका अब सिर्फ ऑपरेट ही होगा, और इसने आपके लॉन्ग टर्म पेन को और बढ़ा इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से आपको फियर और होपलेसनेस हुई। ठीक है, अभी इस पेन की वजह से आपकी टीचिंग, ट्रैवल, सोशल लाइफ, स्लीप, मूड और डेली प्लानिंग सब कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, चलिए अब हमने आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी बात किया है। अब हम अब मुझे आप बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा? मैं स्टार्ट में नर्वस थी, लेकिन अब काफ़ी हल्का फील हो रहा है। ठीक है, आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या लगी आपको? यही कि पेन रियल है, लेकिन और थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि पेन मेरी सोच की वजह से है। ये क्लैरिफिकेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले सिर्फ आप पेन को जी, पहले मेरी पेन को सीरियस नहीं लिया गया था। ठीक है, यहाँ हम अब आपके एक्सपीरियंस को डिसमिस नहीं करेंगे। थैंक यू अरिका कि आप सेशंस के लिए आई और आपने कंफर्टेबली जो भी बातें थी आपने मुझसे शेयर की। देन हमने आपके जो भी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा समझा और देखा कि ये कब से स्टार्ट है और इसकी वजह से आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, ओके, आपका भी शुक्रिया। चलें अगले सेशन में हम आपकी डायरी रिव्यू करेंगे, फिर हम देखेंगे कि अरिका का इंडिविजुअल पेन साइकिल कैसा होगा और हम उसको फिर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज इतना ऑनेस्टली शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये आपका एक बहुत अच्छा कदम था। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सुना, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।